गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आप सबको समझने की है कि हर जीव की यात्रा अकेले की है। ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन सब है, लेकिन जब मृत्यु वार करती है तो एक झटके में वो रिश्ते सब कहाँ जाते हैं। और इस कोरोना में ये सब अपने आंखों के सामने आप सब ने देखा है कि कोरोना होता है, आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, और खास करके फर्स्ट वेव में इतना डर था कि हॉस्पिटल में गया हुआ मरीज को घर वाले नहीं देख सकते। और सच ये है, कई हॉस्पिटल्स में तो नर्स भी घबराते थे उसको छूने के लिए। उन्हें लगता था कहीं हमें ना हो जाए, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि ये है क्या, कितना कंटेजियस है, कितना इन्फेक्शियस है, कुछ मालूम नहीं था। कुछ स्टाफ बहुत प्यार वाले रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा भी की, लेकिन लंग्स का या हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हुआ और बीपी बहुत डाउन चला गया या कुछ हुआ ऐसा और बंदा मर गया। अब घर वालों को लाश तक नहीं मिली क्योंकि हॉस्पिटल ही उसका फ्यूनरल करता था। आपने न्यूज़ में देखा होगा, कहीं कहीं तो इतनी अमानवीय ढंग से लोगों की अंत्येष्टि हुई है। और फैमिली अगर कहीं आई भी है तो वो दूर से देखती थी कि अच्छा वो रहा जो हमारा अपना था, बाप था, माँ था, भाई था, भाभी थी, बहन थी, बच्चे थे। एक वेव में बुजुर्गों के ऊपर ज़्यादा तकलीफ आई, एक वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा तकलीफ आई, और एक से एक को कब कहाँ कैसे ये इन्फेक्शन हो जाता है ये भी मालूम नहीं चल रहा था। पर ये जो 2 साल पूरी दुनिया ने देखे हैं, इसने सबके लाइफस्टाइल को चेंज किया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो घरों में रहे, घर में रह के करें क्या। अपने ही माता पिता जो बड़े प्यारे लगते थे वही बुरे लगने लग गए। अपने ही भाई बहन जो बड़े अच्छे लगते उनके साथ रहना मुश्किल हो गया। बाहर जा नहीं सकते कि कर्फ्यू होता है, घर रह नहीं सकते हैं। एक बहुत गहरी फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पर बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करी है। फिर एग्ज़ाम्स का पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, फिर वो जो रेगुलर स्कूल और दोस्तों को मिलना, उनके साथ कैंटीन में बैठना, कहीं मार्केट में जाना, वो जो लाइफस्टाइल था, रोज़ बाइक पे बैठ के घूमना ही घूमना है, कार लेकर के चक्कर लगाना ही लगाना, ऑल स्टॉप। Life is very, very unpredictable, and shelf life is very, very small, and death can come from any reason or whatever reason, but when it strikes, nobody can save oneself. Ministers, industrialists, IAS officers, आर्मी में बहुत थोड़ी पर घटनाएं इतनी घटी हैं कि लगता था जैसे यहाँ भी मौत खड़ी, यहाँ भी मौत खड़ी, यहाँ भी मौत खड़ी। एक डर, एक भय का साया इतना ज़्यादा मन के ऊपर पड़ा है कि कई लोग आज भी उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं कि ये हुआ क्या था
और वो एक डर, वो जो सहम, वो जो तकलीफ है, वो मन के अंदर इतनी जाकर के गहरी बैठ जाती है। आज मैं थोड़ी इस विषय में बात करना चाहती हूं कि आप इस बात को समझें कि पहली बात यह है कि तुम्हारी जो टोटल पर्सनालिटी है वो सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर समझो जैसे एक बाहर का एक केस है, एक सूटकेस है। इन आर केस आई वुड से इट्स अ बॉडी केस। एक बॉडी है जिस बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां फिट हैं, कल मैंने बताया। ऐसे ही हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां लगी हुई। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? जीभ से हम बोलते हैं। अब जीभ में ज्ञान भी है कि रसना से हम टेस्ट को जानते हैं, पर इस जीभ से हम बोलते भी हैं, और बोलना एक कर्म है। हाथों से हम काम करते हैं, दूसरी इंद्री। तीसरी हमारे पाँव, चौथी और 5वीं जहाँ हम मूत्र और मल त्याग करते हैं। Now all these 5 action senses are equally important. सोचो अगर हाथ ना काम करे तो, सोचो किसी के पाँव जो हैं वो पाँव से कोई लाचारी हो जाए या कुछ एक्सीडेंट में पाँव कट जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या करेंगे? अब हमारी जीभ बोल ना सके तो सोचो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी लाइफ क्या रह जाएगी? आज जो दिन भर पटर पटर बोलते रहते हो, बुरा अच्छा, गाली गलौज, प्यार मीठा, शायरी, ये सब कुछ खत्म हो जाए अगर जीभ न चले तो। क्या आप जानते हो कि आपकी जुबान की जो फंक्शनिंग है वो आपके ब्रेन की वजह से हो रही? सो ब्रेन इज द हार्डवेयर जहां से आपकी वोकल कॉर्ड्स चल पाती हैं। अब चोट लगी, खोपड़ी में कुछ चीज़ हिट कर गई और उसका जो ब्रेन में जो वॉइस सेंटर है वो ख़त्म हो जाए तो फिर जीभ तो होगी पर वो बोल नहीं सकेगा। सोचिए अगर इन 10 ज्ञान और कर्म इंद्री में एक भी इंद्री नहीं चले तो हम लोगों की जिंदगी में एक बड़ा इम्बैलेंस आ जाएगा। और इन 10 इंद्रियों के साथ साथ हमारे इसी शरीर के केस में, इस बॉडी केस में एक है फैकल्टी जिसको हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त मैंने और सबकॉन्शियस, और ईगो तुम्हारा अहंकार। जैसे ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाम है, ये मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है, ये जहाँ से आती है उसी को हम अहंकार कहते। ये बुरे वाला अहंकार नहीं है, इसके बगैर तो तुम फंक्शन ही नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा मुंह है कि किसी और का मुंह है तो तुम्हें जानते हो ना। तो भोजन इस मुंह में डालोगे, कितनी मोहब्बत हो माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, उसके मुंह में थोड़ी रोटी डाल दोगे। भूख लगेगी तो अपने ही मुंह में डालोगे आप। तो ये जो इंटर रिलेशन है हमारी 10 इंद्रियों का शरीर से, और हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ये इसको चला रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल श्री कृष्ण ने गीता में दी है, और वो दी है रथ की। वो कहते हैं अर्जुन ये शरीर एक रथ है, इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं, इस रथ पे एक सारथी है, घोड़े और सारथी के बीच में लगामें हैं घोड़े की जो कंट्रोल सारथी करता है, और मालिक की सीट पे जो बैठा है उसको हम कहेंगे आत्मा, या कहेंगे मैं, द प्योर सेल्फ, द रियल सेल्फ, राइट? रथ कौन सा है? ये आपका शरीर। इसमें 10 घोड़े कौन से? आपकी कर्म और ज्ञानेंद्री। लगाम क्या है? खींच के कौन रखता है? कभी घोड़सवारी करी है आपने? नहीं? अरे कुछ तो कर लिया करो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास घोड़ा नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं तो घुड़सवारी यहीं तुमको करवा देती। देखिए वो मजा बाइक पे नहीं है, भले उसको हॉर्स पावर कहो, इतनी हॉर्स पावर में चलती है। हॉर्स होता है, बाइक बाइक होती। और ये हमारा हरि मिलन। अच्छा भला वो बंदा घोड़ा दे रहा था, इसने मना कर दिया। सीरियसली घोड़ा आ रहा था एज ए गिफ्ट मुझे, कहते रहने दो रहने दो। अब ऐसे तो गाय हैं, भैंसे, पर मैं उसकी सवारी थोड़ी कर सकती हूँ। सवारी के लिए तो घोड़ा ही चाहिए हमको।
घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं? लगाम से। अगर आप बाईं ओर से खींचेंगे वो बायां मुड़ेगा, अगर दाईं ओर खींचेंगे दाएं मुड़ेगा, अगर सेंटर से आप उसकी दोनों लगाम में बराबर खींचेंगे वो सीधे चलेगा। आप उस लगाम को हल्का सा उसकी बॉडी के साथ टैप कर दें तो वो रुक जाएगा। और ये जो घोड़े की मैनूवरिंग है, घोड़े का जो चलाना है, वो लगाम के साथ हो। तो इस शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी घोड़े में लगाम क्या है? तुम्हारी मन। ये आपका मन लगाम है और सारथी कौन है? बुद्धि, इंटेलेक्ट जो चलाती। और इस रथ का जो मालिक है वो हो तुम। तुम कौन? माइनस द बॉडी, माइनस इंद्रिय, माइनस मन बुद्धि, जो तुम हो वो है तुम्हारी असली पहचान। तुम्हारी पहचान ये शरीर नहीं है। अब ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है कि जैसे कहेंगे किसने देखा पुनर्जन्म, किसी को याद नहीं है, बकवास होता है, ये है वो है, 100 तर्क लोग दे सकते हैं। पर मैं आपसे पूछती हूँ, आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो ये बताइए कि 3 जुलाई 1990 को आप क्या कर रहे थे? अब जो उसके बाद पैदा हुए हैं उनको डेट थोड़ी आगे बढ़ा लो। हाँ, 2004 में 3 जुलाई को आप क्या कर रहे थे? डिफिकल्ट? अच्छा, क्या खाया था? नहीं? किससे मार पिटी थी? यही बता दो मुझे। तो आपको आपके इस जिंदगी में कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, या मैं आपको कहूं कि अभी पिछले 2 साल में कहूंगी क्या कर रहे थे तो कहोगे घर में बैठे हुए थे, इजी। बट अगर मैं कहूं क्या कर रहे थे, you won't be able to describe that what you were doing. So आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है जो इसी जन्म की चीजें याद नहीं रखती। आप बोलो पिछला जन्म कहां से याद करेंगे आप? But that doesn't mean कि वो थे नहीं। हर जन्म में एक अलग शरीर है। महात्मा बुद्ध ने अपने पिछले 400 जन्मों का डिटेल दिया, 400 lives. He was born like a pigeon, like a lamb, like a tiger, like a peacock, like a snake, like a human being. And every time there is some different body. And he has given that detail in the scripture called Jatak Katha. It's very interesting. हमारे भारत में बहुत से योगी, बहुत से महात्मा willfully या कभी कभी without even their will, suddenly in a flash they come to know what they were in their past life. In 1, 2, 3, 4, 10, 20 or 40 lives, they have sometimes that memory which comes to them, or sometimes they very, with great effort, they find out what they were doing in their past lives. तो शरीर तो कई हो चुके। हर शरीर में एक अलग नाम है, हर शरीर में एक अलग शक्ल है। लेकिन शरीर बदलने पर भी जो नहीं बदला था वो हो तुम। मन बदल जाता है पर मन के बदल जाने पर भी जो कभी नहीं बदलता है वो हो तुम। तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी असल रियलिटी ये है। तो शास्त्र कहते हैं तुम कौन हो? सत चित्त आनंद स्वरूप हो तुम। अब अजीब सी बात है, अगर मैं ही आनंद स्वरूप हूं तो सुख की भीख के लिए मैं दुनिया में भटक क्यों रहा हूं? एक लड़की को आज सुबह मैंने बेंच पे बैठा, बड़ी उदास, गमगीन, दुखी, 17-18 साल की या 16 to 18 के बीच में होनी चाहिए, और वो एकदम लास्ट बैठी हुई। जबकि आज जीडी था, जनरल डिस्कशन थे, सबको अपने ग्रुप में होना चाहिए, बट वो ग्रुप में नहीं थी, वो यहीं अकेली बैठी बगीचे में, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। देखिए, हम लोग इतना निर्भर हो जाते हैं माता पिता पे, भाई बहन पे, अपने दोस्तों पे, अपनी सहेलियों पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया जीन खरीदा, नया शू पहना, और आपको एक भी फ्रेंड नहीं कहे कि तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, कैसा लगेगा? कई बार तो मुझे लगता है कि तुम अपने लिए कपड़े पहन रहे हो कि लोगों के लिए। और कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे लग रहे हो, दिन बन जाता है।
अगर किसी लड़की ने लड़के को कह दिया यू लुकिंग हैंडसम, फिर तो वो उड़ रहा होता है स्पाइडरमैन की तरह। और अपने ही किसी फ्रेंड ने बोल दिया, तो क्या बोल दो, ज्यादा शान पट्टी मत कर, चुप चुप रहे, क्या समझते हो, नई जीन पहन के तुम क्या हो गए हो, हीरो लाग ले, अपनी औकात में रहो। लेकिन नया कपड़ा पहने, नया जूता पहने, नई घड़ी ली, हाँ, आपने नया ड्रेस सिलवाया टेलर का सिर खा खा के, नया ड्रेस बनवाया और प्रॉम पार्टी में, अपने कॉलेज की पार्टी में गए, आप वो ड्रेस पहन के गए और ठीक वही ड्रेस 6 और लड़कियों ने पहन रखी। खुशी होगी? खुशी होगी? वाई? आप सबसे अलग दिखना चाह रहे थे, आप सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाह रहे थे। ये सबसे बड़ी बीमारी है, याद रहे, ये सबसे बड़ी, कहो बोलो, हाँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लगूं, मेरे कपड़े तुमसे ज्यादा अच्छे हों, मेरे जूते तुमसे ज्यादा अच्छे हों, मेरी पापा की कार, पैसा, बैंक बैलेंस, घर मकान तुमसे ज्यादा अच्छा हो। यू आर ऑलवेज डूइंग ए बी कंपेयर, एंड रिमेंबर दिस ए बी कंपेयर इज किलिंग यू। मैं कई यूरोपियन मुल्कों में रही, कहीं 10 दिन, कहीं 1 हफ्ते। मेरी आदत है कि दिन में 1 बार वॉक के लिए ज़रूर जाना है। तो हम जैसे कैनाल के किनारे कोपेनहेगन में वॉक कर रहे हैं, डेनमार्क में कर रहे हैं, फिनलैंड में कर रहे हैं, एनी प्लेस। एक चीज़ मैंने वहाँ की देखी, दे प्रिफर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स, स्पेशली खादी। भारत से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट खादी होती है, और कहाँ जाती है? सारी यूरोप ही जा रही होती है। यूरोप के बने हुए, इटली, मिलान, पेरिस के कपड़े के लिए तुम यहां पगला रहे हो, पर क्या तुम जानते हो उनके फैब्रिक सारे यहीं पे भारत में ही बनते हैं? क्या आप ये जानते हो कि उनके बहुत सारे स्कार्फ्स और स्टोल्स बनारस में बनते हैं? क्या आप ये जानते हो कि यहाँ की गई एम्ब्रॉयडरी को वो लोग इतना पसंद करते हैं और वो उसको अपने किसी खास दिन के लिए पहनते हैं, और एवरीडे वो क्या पहन रहे हैं? इट्स अ कॉटन क्लोथ्स, एंड दे लव टू ड्राइव देयर साइकिल्स, नॉट बाई साइकिल, मोटर वाली नहीं, बिना मोटर वाली साइकिल।